स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया की पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बट होता यह है दैट वी डोंट गो थ्रू इट इन वन गो। हम एग्जाम्स के लिए पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, बट हिस्ट्री इज मोर देन दैट। वट एवर हैपेंड जस्ट यस्टरडे इज ऑल्सो हिस्ट्री। तो मैं लाया हूं आपके लिए ऑन 77th इंडिपेंडेंस डे 76 years ऑफ आर इंडिपेंडेंस, 76 years 76 इवेंट्स। मैं हूं आशीष और हम देखेंगे इन अ लाइटनिंग स्पीड बट इन अ वे दैट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल टू यू, the events that unfolded and that made India that we live in and breathe in today, जो भारत आज हम देखते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो पहुँचे हैं कैसे, और किन किन गतिविधियों से, किन किन इवेंट से गुजर कर, फॉल्स एंड राइजेस से गुजर कर हम आए हैं। सो लेट अस टेक दिस जर्नी टू द 76 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। हम 75वां अमृतकाल तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस अमृतकाल में आए उतार और चढ़ाव को भी देखना बहुत जरूरी है। तो आइए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। नाउ, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत 48 में एक कड़वे सच के साथ की, एंड दैट वाज द डेथ ऑफ महात्मा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो रहा था। नाथूराम गोडसे के हाथ से उनकी हत्या हो रही थी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेम ईयर एक्सेशन ऑफ हैदराबाद हो रहा था। हैदराबाद 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय किया जा रहा था, भारत में शामिल हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज लीडिंग दिस। नॉट जस्ट दैट, जैसे ही एक साल आप आगे बढ़ते हैं, वी सेलिब्रेट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। 26 नवंबर को हमने अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया। 2 साल 11 महीने की रशाकशी के बाद, 2 साल 11 महीने के लगभग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दिन रात बैठने के बाद हमने ये संविधान अपने आप को दिया। और बाद में हम 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। नॉट जस्ट दैट, भोपाल वॉज ऑल्सो मर्ज्ड इन दैट वेरी सेम ईयर। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भोपाल वॉज वन ऑफ द वेरी लास्ट स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो भारत में विलय हो रहा था, जो भारत में मर्ज हो रहा था। ये 1 जून की घटना है। नवाब हमीदुल्लाह खान वाज द पर्सन हु वाज डूइंग इट। उसके बाद बारी आती है पहले बार वोटर बनने की। 1951 में हमारे पहले जनरल इलेक्शंस लागू किए गए। सुकुमार सेन हमारे सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और एक बड़ी रोचक घटना है कि हमारे फर्स्ट वोटर कौन थे। आजाद भारत के सबसे पहले वोटर श्याम सुंदर नेगी थे, कल्पी गांव से, हिमाचल के। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसी साल भारत ने फर्स्ट एशियन गेम्स भी होस्ट किया। एक आजाद देश के लिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये होस्ट करना काफी बड़ी बात थी। एंड यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटिंग द एशियन गेम्स। That was a moment of pride for us Indians. Not just that, इससे आगे बढ़ते ही हम आ रहे थे लैंग्वेज बेस्ड एजुटेशंस के ऊपर। 1953 में आंध्रा को बाइफर्केट करने की कोशिश जो है वो पोट्टी श्रीरामुलु कर रहे थे, और ये बाइफर्केट करना यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग राज्य अख्तियार करना, एक अलग राज्य की डिमांड करना। उसी के बेसिस पे 1956 के बाद स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है, और वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 1954 में, अगेन बहुत कम लोग जानते हैं, कि हम अपने कुछ यूनियन टेरिटरीज को भी आज़ाद कर रहे थे। भारत की आज़ादी की प्रोसेस जो है वो 1970s तक चलती है। भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो 1970s तक में आके विलय हुए थे, इंक्लूडिंग सिक्किम। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दादरा नगर हवेली की, जो हम पोर्चुगीज से छुड़ा रहे थे। इंडियन फोर्सेस के सामने पोर्चुगीज अपने घुटने टेक रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोट्टी श्रीरामुलु की तस्वीर, जो अपने फास्ट अनटू डेथ के लिए बहुत फेमस हुए, जिनके फास्ट के वजह से आज आप आंध्र प्रदेश को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। विल सी, इन 1955 स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन रही थी। उसके बाद में एक्ट आ रहा है, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब यही है कि फजल अली कमेटी ने भारत में नए राज्य की स्थापना या नए राज्य के आने का कारण लैंग्वेजेस के ऊपर रखा। इससे पहले जेवीपी कमेटी आई थी। जेवीपी कमेटी का मानना था कि लैंग्वेज के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनने चाहिए, स्टेट्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ऐसा होने लगता है।
1956 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। भारत में अप्सरा आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। बट द थिंग इज, अप्सरा वॉज द न्यूक्लियर रिएक्टर, इनफैक्ट एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसकी तस्वीर आप बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक प्लेग दिखाना चाहता हूं। ये हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, मुंबई के पास में, यहां पर एक प्लेग मौजूद है। और इस प्लेग को अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे लिखा हुआ है द फर्स्ट रिएक्टर इन एशिया रीच्ड क्रिटिकलिटी ऑन August 4 ऑफ 1956। ये वही घटना थी जो भारत को एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर राष्ट्र बना रही थी। नॉट गोइंग फॉर द न्यूक्लियर डेटोनेशन, बट वी वर हैविंग न्यूक्लियर रिएक्टर हियर। Now that was also helped to us by the UK government। बहुत कम लोग, अगेन मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि यूके की सरकार हमें इस बारे में मदद कर रही थी। और अब आप देखेंगे द कमिंग अप ऑफ ट्रॉम्बे। हियर इज सरोशमी बाबा एंड द ट्रॉम्बे फैसिलिटी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फॉलोइंग, इसके आगे चलते हैं। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इन 1957 केरला was becoming the first state जहां पर एक चुनी हुई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ रही थी। Now communist governments world over had come through civil wars। 1917 में भी अगर रशियन रेवोल्यूशन की भी बात करूं तो वहां पर भी कम्युनिज्म एक प्रकार से सिविल वॉर के बारे में आ रहा था। लेकिन यहां पर भारत में केरला में सबसे फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक मूवमेंट के थ्रू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चुना जा रहा था। बट काफी रोचक बात यह है कि EMS नाम्बूद्रिपाद की गवर्नमेंट, हु वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट बनी भारत में टू बी रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 356। जी हाँ, so the center used article 356 to remove the EMS government, the EMS Namboodiripad government, as the name of the chief minister was। 1959 saw the time period when Dalai Lama asked for India's help। दलाई लामा का एक फेमस स्टेटमेंट है कि मैं भारत का बेटा हूं, दाल और रोटी खाकर बड़ा हुआ हूं। ये तिब्बत के बुद्धिस्ट गुरु जब चाइना के ऑनस्लॉट को झेल नहीं पा रहे थे, तिब्बत के बुद्धिस्ट अनुयायी भारत में असाइलम या शरणार्थी बनने आ रहे थे। दिस वॉज इंडीड अ वेरी सिंबॉलिक एक्ट बाय Dalai Lama at that point of time, and here you can see Pandit Nehru welcoming Dalai Lama at that point of time। इसके बाद की बात 1960 से है। जो दादरा और नगर हवेली हमने पहले आजाद की थी, उसी की ये श्रृंखला है, उसी की ये कोरोलरी है। गोवा, दीव एंड दमन इज ऑल्सो फ्रीड। ऑपरेशन विजय होता है पोर्चुगीज के खिलाफ, एंड इन 1960 वी आर एबल टू फ्री गोवा एंड दमन एंड यू कैन सी द पोस्टर्स आउट हियर जो ये बता रहे थे, Portuguese quit India, freedom for Indians in Goa, and that kind of posters and placards were there all over in Goa। As I told you, India की इंडिपेंडेंस 1970s तक चलती है। 1961 में हमारे पास हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा था, INS विक्रांत। Now, INS Vikrant was also commissioned with the help of the UK government, but the 4th of March made India not only India's first aircraft carrier, but Asia's first aircraft carrier। Now, going ahead, 1962 हमें एक बहुत बड़ा शॉक लगा। हालांकि ये शॉक हमें समझना पहले से ही चाहिए था। ज़्यादा वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड ये टाइम पीरियड उतना नहीं है। हिस्टोरियंस भी आज भी 1962 से रिलेटेड फाइल्स को सरकार से मांगते रहते हैं। बट इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी, जो इंडिया ने अपने तरफ से चाइना के तरफ के बॉर्डर्स में आगे बंकर्स बनाना शुरू कर दिए और दलाई लामा को जो शरण दी गई, उसके बाद चाइना की सरकार ने भारत पर हमला करने की सोची। ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स दोनों आप यहां पर देख रहे हैं, टुवर्ड्स द अरुणाचल साइड एंड टुवर्ड्स अक्साई चीन साइड, दोनों साइड की तरफ से भारत पर हमला किया गया। दिस वॉज अ सरप्राइज अटैक बिकॉज इससे पहले हम चाइना से काफी संधि में बात कर चुके थे, पंचशील एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो चुके थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉनहोमी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऐसा लगता था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर इंडिया को शायद कोई बाहर की कंट्री हमला नहीं करेगी, बट नेहरू हैड हिज ओन मिसकैलकुलेशंस। एनीवेज, 1964 आफ्टर 2 years of the war and considerable drubbing, नेहरू डाइज। 27 मई की वो दिन थी। और इसके बाद आते हैं पंडित, इसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड पे एक और इंपॉर्टेंट वॉर झेली गई, चाइना के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान शुरू करता है और हमारे राजस्थान सेक्टर्स से घुसने की कोशिश की जा रही है। नॉट ओनली दैट, जम्मू कश्मीर को पहले निशाना बनाया जाता है। इंडिया राजस्थान से जवाब देना शुरू करते हैं। पर्टिकुलरली ताशकंद एग्रीमेंट इसके बाद होता है बिकॉज इंडियन सोल्जर्स वर देन रीचिंग लाहौर। हम लाहौर की धरती पर भी कब्जा कर चुके थे। वी वर वेरी क्लोज टू जस्ट कैप्चरिंग द इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस ऑफ सिटीज ऑफ लाहौर। जैसे ही भारतीय फोर्सेस लाहौर की तरफ जाते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट अंडर द मीडिएशन ऑफ सोवियत यूनियन आती है और ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के साथ ही शास्त्री जी की भी मृत्यु होती है। शास्त्री जी भी उसी ताशकंद एग्रीमेंट के साइन करने के दूसरे दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। You are seeing here the photos of Tashkent Agreement, and here is a very important photo of Indian soldiers at the outstation of Lahore district. बड़की का एक स्टेशन था और वहां पर इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे। खैर, आगे बढ़ते हैं, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इंडीड। अगर आप 65 के आगे जाएंगे तो एक नया काल आता है, पॉलिटिक्स में एक नया काल आता है। यू हैव द अराइवल ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, and that too at a time when she had to take challenges from her own leaders. So कांग्रेस के ही अपने लीडर्स दूसरे थे, जैसे के कामराज, गुलजारी लाल नंदा या राजा जी, जो इंदिरा गांधी को एक अपस्टार्ट मानते थे या एक नया व्यक्ति मानते थे जो इतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। फिर भी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं। उसी दूसरे साल में 1967 में यू हैव द बिगिनिंग ऑफ द नक्सलबाड़ी मूवमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको आप नक्सलिज्म भी कहते हैं। द वर्ड नक्सलिज्म कम्स फ्रॉम द गांव ऑफ नक्सलबाड़ी जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। वहां पर सबसे पहले पेजेंट और लैंड होल्डर्स के बीच की ये तनाव बाद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में बदल जाती है, बाद में नक्सलिज्म में बदल जाती है। हालांकि 1967 से इसकी शुरुआत भले ही वेस्ट बंगाल से हुई, लेकिन नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपने आप में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा के कई जिलों में फैल जाता है और ये अर्ली 2000 तक रहता है। इंडिया इसी समय 1967-66 के बीच में ही ग्रीन रेवोल्यूशन को भी लॉन्च कर रहा था। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेसेट्स ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन को, जो पंजाब के खेतों में थे वीट की खेती के लिए। शॉर्ट वीट वैरायटीज जो मेक्सिको से ट्रांसप्लांट की गई थी, वेरी शॉर्ट वीट वैरायटीज बट हाई यील्डिंग वीट वैरायटीज। सो वीट की, गेहूं की बड़ी हाई यील्डिंग क्रॉप्स along with some changes in fertilizers, along with some changes in nutrients, that gives massive production to India. इंडिया के बारे में कहा जाता था कि हमारी शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस थी, यानी कि शिप से अनाज आता था और फिर लोगों की थाली में आता था। वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस को खत्म करने का काम ग्रीन रेवोल्यूशन कर रही थी। इसके बाद बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मैटर टू यू ऑल्सो। हम जानते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे का समय है। सो इंडिपेंडेंस और आजादी सबसे अच्छी कब होती है? जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं। आप सब देश के लिए खड़े हैं, हमें पता है, और आप देश के लिए काम भी करना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इज वन वे थ्रू विच यू कैन सर्व द नेशन। स्टडी IQ इसीलिए आपके इस सपने को अफोर्डेबिलिटी थे या जितनी हो सके क्वालिटी के साथ और अफोर्डेबिलिटी के साथ पूरा करने के लिए आया है। सो द कोर्सेज ऑफ मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सेशंस, सारे के सारे सेशंस P2I बैचेस जो हमारे सबसे सक्सेसफुल बैचेस हैं, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के लिए ही नहीं तैयार करवाते बल्कि ऑफलाइन मोड में मेंस के लिए भी रेसिडेंशियल वे में तैयार करवाते हैं। यानी कि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप हमारे साथ आकर मेंस की तैयारी 4 महीने, रिगरस 4 महीने की तैयारी दिल्ली कैंपसेस में करेंगे एट नो एडेड कॉस्ट। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टिल 15th of August, बशर्ते आप कोड यूज करेंगे AshLive। इफ यू डोंट यूज द कोड, यू विल बी फोर्स्ड टू पे द प्राइजेस। हम नहीं चाहते कि आजादी में आप गुलामी वाले प्राइजेस पे करें, तो जितना हो सके उतनी डिस्काउंट पाने के लिए यूज करिए कोड AshLive।
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चूज योर कोड्स। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ऑप्शनल में भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। आइडिया इज टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। आप सिर्फ प्रीलिम्स देने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप प्रीलिम्स के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू देने के लिए भी एग्जाम दे रहे हैं, राइट? सो प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, इन सब की तैयारी मेंटरशिप के साथ, डेडिकेटेड क्लासेस के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स के साथ और रेसिडेंशियल प्रोग्राम के साथ एट नो एडेड कॉस्ट, इन द सेम कॉस्ट। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यूज इट। आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बारे में सब लोग जानते हैं, 1971 बांग्लादेश इज बॉर्न। शेख मुजीबुर रहमान 1970 में एक बहुत बड़े ईस्ट पाकिस्तान के लीडर बन चुके थे, लेकिन उनकी बंगाली अवामी पार्टी को वेस्ट पाकिस्तान के लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, या वेस्ट पाकिस्तान में सरकार भी बनाने नहीं दिया जा रहा था। इनफैक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, या पाकिस्तानी आर्मी ने मैं कहूं, और रातों रात लाखों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया। देयर वर हॉरिफिक रेप क्राइम्स दैट वर हैपनिंग इन बांग्लादेश। ये सब भारत के पड़ोस में हो रहा था। इंडिया कुड नॉट स्टैंड जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर। 16 दिसंबर को इंडिया डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेता है, वहां की मुक्ति बाहिनी को भी ट्रेन करता है और शेख मुजीबुर रहमान को अपना इनडायरेक्ट सपोर्ट भी देता है। यहां पर आप देख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ। इतना ही नहीं, इसी 1971 के बाद समय आ रहा था एक बड़े इंपॉर्टेंट टकराव का, द क्लैश बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि एक प्रकार से सरकार और न्यायपालिका के बीच का क्लैश। केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट। ये केस ये था कि पार्लियामेंट कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कितना कम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और पार्लियामेंट की कितनी पावर है, कहां तक वो अमेंड कर सकती हैं। जब आप पॉलिटी की क्लास करते हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में और एग्जीक्यूटिव के पावर के बारे में ये केशवानंद भारती केस ही बताया जाता है। 26 अप्रैल 1973 को ये केस आ रहा था, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सरेंडर की बात मैं कर रहा था। 1971 में ये फोटो हमारे इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में हमेशा से लगी हुई है, 1971 से। एक्चुअली ये फोटो ये है कि जनरल के नियाजी, जो पाकिस्तानी जनरल है, वो सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और वो भारतीय फोर्सेस को सरेंडर कर रहे हैं। एंड यू नो, दिस इज द बिगेस्ट सरेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स। 93,000 सोल्जर्स के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने भारत पर सरेंडर किया था, और ये सबसे ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ, भारत का वो समय जब भारत न्यूक्लियर पावर बन रहा था। न्यूक्लियर पावर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि अप्सरा हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन दैट वाज फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ जा रहे थे। 1974 वाज द टाइम पीरियड जब इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा इज स्माइलिंग। जी हाँ, जान के बड़ी हैरानी होती है कि बुद्ध स्माइल कर रहे थे। इंडिया के पास इस समय तक बहुत सारे वॉर्स झेलने का कारण आ चुका था। वी हैड सीन द वॉर्स ऑफ 62, पाकिस्तान के साथ 65 और बांग्लादेश लिबरेशन 71। ऐसे में हमारे पास एक न्यूक्लियर डेटरेंट होना बहुत जरूरी था, ऐसा कहना था श्रीमती इंदिरा गांधी का उस समय। और हमने 18 मई को पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। पोखरण में वापस एक बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, वी विल सी इंडिया गोज न्यूक्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट नॉट जस्ट दैट, 1975 में एक चीज और होती है। ये 74 और 75 का टाइम पीरियड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए काफी अच्छा था। हमारी सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, यहां पर आप पिक्चर देख रहे हैं, दैट वाज बीइंग लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ रशियन रॉकेट कॉस्मोस 3MT रॉकेट आउट देयर, बट रशियंस हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सोवियत यूनियन, और हम एक स्पेस पावर बन रहे थे। इसरो was making this, designing this on its own without any other help. हमें बस लॉन्च करने में हेल्प दी जा रही थी। आया वो समय जब डेमोक्रेसी खतरे में थी। 25 जून का समय, इमरजेंसी देश में लागू हो गई। ये उसी टाइम पीरियड की बात है, उसी साल की बात है।
और आप यहाँ पर देख रहे हैं इंदिरा गांधी की तस्वीरें, जहां पर रातों रात ऑल इंडिया रेडियो पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और दूसरे दिन देश के सबसे बड़े लीडर्स और जाने माने लीडर्स जेल के अंदर थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। सब लोग इमरजेंसी में जेल में बंद थे और डेमोक्रेसी भी शायद जेल में बंद थी। इसी वजह से 2 साल के बाद जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ इमरजेंसी के बाद 1977 में, इंडिया सॉ इट्स फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। भारत में सबसे पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई के अंदर, जिसको आप कहते हैं जनता पार्टी गवर्नमेंट। नाउ जनता पार्टी के अपने खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस थे। दैट वाज अ कोalition गवर्नमेंट। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट से कि कोalition सरकार की ये अपनी एक्सपेरिमेंट थी जो 3 साल के बाद फेल हो गई। नेवरदलेस ये भारतीय पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक अच्छी एक्सपेरिमेंट तो जरूर मानी जाएगी, बिकॉज वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस को खत्म किया जा रहा था। 1980, 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इमर्ज हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी जरूर थी, लेकिन वो भारतीय जनसंघ के नाम से थी। यहां पर आप 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स को देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय। एक और लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी को बना रहे थे। 1980s 6th of April is the time period when BJP is also coming into power। लेकिन इंदिरा गांधी भी पावर में रिटर्न हो रही थी। 1980 is the time period। 83 का वो समय ज्यादातर इंडियंस को याद है। इस डेट को भुलाया नहीं जा सकता, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा था। टीम कपिल देव ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। बट इसी टाइम पीरियड में, इसी साल में, 1983 में ही भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। हरियाणा का मानेसर अब कार्स लॉन्च कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मारुति 800 की। स्मॉल कार विद अ बिग हार्ट के बारे में इसे कहा जाता था, या ऐसे इसके बारे में बताया जाता था कि 800 की मैन्युफैक्चरिंग मारुति सुजुकी ने, एमसी भार्गव ने मानेसर में करनी शुरू कर दी और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया। इससे पहले हम कार्स इंपोर्ट करते थे, एंड दैट हैड एंडेड विथ मारुति। नाउ the last Maruti 800, now Maruti 800 production is stopped, but the last Maruti 800 came in 2014। Anyways, moving forward, you have Indians going to space। 1984 की बात है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा स्पेस में जा रहे थे 3 अप्रैल को। सोवियत रशिया की मदद से ही जा रहे थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जब हम वापस अपना स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन गगनयान, अगेन रशियंस हैव कम अप टू आवर हेल्प। रशियंस ही हमारे इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं फॉर वेंचरिंग इनटू स्पेस। बट एनीवेज, 1984 इज द टाइम पीरियड, द सेम टाइम पीरियड जब इंदिरा गांधी को भी असैसिनेट किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। दैट वाज टू रिमूव एक्सट्रीमिस्ट्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल और हरमंदिर साहिब, लेकिन इसका खामियाजा इंदिरा गांधी को चुकाना पड़ा। उनकी हत्या हुई। एंड आफ्टर दैट देयर वर सीरियस राइट्स व्हिच वर देयर इन दिल्ली अगेंस्ट सिख्स। 1985 में राजीव गांधी की सरकार आती है और असम अकॉर्ड साइन होता है। असम में बहुत प्रॉब्लम्स थे। असम अकॉर्ड वाज वन सच वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरवेंशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज असम बहुत प्रॉब्लम झेल रहा था माइग्रेंट्स के वजह से। बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स असम आ चुके थे बिकॉज ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एज वी हैव सीन ऑलरेडी। और इसी के वजह से बाद में आप देखते हैं कि अमित शाह CAA बिल और NRC ला रहे हैं, राइट। नाउ दैट वाज रिलेटेड टू द असम अकॉर्ड 1985। और इस अकॉर्ड में यह तय हुआ था कि जो भी असम में 1966 1 जनवरी के बाद आया है वो माइग्रेंट था बांग्लादेश से। नाउ 1986 में 2 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बोफोर स्कैंडल और एक शाहबानो केस। दोनों ही राजीव गांधी सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। Bofor's case was the Swedish gun which was used. It was a howitzer gun which was used 155 millimeters. But ये 1400 करोड़ की डील उस समय बहुत बड़ी डील थी और इसमें यह बताया गया कि बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स ने पीछे से करप्शन किए हैं। Not just that, शाहबानो केस भी आया। शाहबानो was basically a woman from मध्य प्रदेश जो अपने डिवोर्स्ड हस्बैंड से एलिमनी मांगनी चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी या मेंटेनेंस का राइट उन्हें जरूर दिया, लेकिन
सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपटर्न करते हुए मुस्लिम विमेन एक्ट पास किया. नाउ दैट डिडंट अलाउ हर टू हैव एनी एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड. दिस वाज सीन एज अ मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट. And then the government also had a lot to answer for the Bofors case. 1989 में एक और घटना हुई जो हमें कश्मीर ले जाती है. कश्मीर में अब मिलिटेंसी की शुरुआत हो रही थी और खतरे की घंटी बज रही थी तब जब उस समय देश के होम मिनिस्टर की बेटी को ही किडनैप कर लिया गया. जी हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय देश के होम मिनिस्टर हुआ करते थे और उनकी बेटी रुबीना सैयद को किडनैप कर लिया था मुजाहिदीन्स ने. इनफैक्ट आज भी सजा याफ्ता, आज भी जो जेल में है यासीन मलिक, उन पर यह चार्ज लगाया जाता है अबाउट हर एब्डक्शन. बट इनके एब्डक्शन की वजह से 5 मुजाहिदीन्स को भी रिलीज करना पड़ा. एंड दैट शोड द वर्ल्ड एंड इंडिया इन पर्टिकुलर दैट मिलिटेंसी कितने खतरनाक रूप से जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है. 1989 was also the time period जब मंडल कमीशन भारत में आ रहा था. जी हाँ, मंडल कमीशन बीपी मंडल के द्वारा दिया जा रहा था. दिस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट. जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ही आ रहा था, जहां पर यह रिकमेंडेशन दी गई कि एजुकेशन और जॉब्स के सेक्टर में, सरकारी एजुकेशन और जॉब्स के सेक्टर में ओबीसीज को भी 27% रिजर्वेशन देने की जरूरत है. ये कास्ट पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दे रहा था. यू हैड द कमिंग अप ऑफ लीडर्स लाइक वीपी सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, लेकिन अदर लीडर्स लाइक रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव इन बिहार और मुलायम सिंह यादव इन यूपी और मायावती इन यूपी, दे केम टू द फोर. एक नई कास्ट पॉलिटिक्स आ रही थी. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेकेड फॉर इंडिया 1990s का. 1991 में हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे. बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो रखी थी, यानी कि हमारे पास अपने इंपोर्ट्स के लिए पैसे देने के लिए नहीं था. ऐसे में हमने अपने लिबरलाइजेशंस शुरू कर दिए, यानी कि इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, शेयर मार्केट्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया ओपनड अप और बाहर के एफडीआईज को, बाहर के पैसे को, कन्वर्टिबिलिटी को हमने अलाउ किया. साथ ही साथ करेंसी रेजिम्स में चेंजेस में कुछ फेमा रेगुलेशंस लाए और एक बड़ा ही हिस्टोरिक बजट पेश कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हु वाज बिफोर बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनकी सरकार थी नरसिम्हा राव की सरकार. बाद में एक केस हुआ 1992 में जो विमेन राइट्स को लेकर काफी फेमस था. भवरी देवी एक राजस्थान में काम करने वाली, सरकारी पंचायत में काम करने वाली एक महिला थी जिनका काम था सोशल इश्यूज पर बात करना. उन्होंने एक 9 साल की बच्ची का चाइल्ड मैरिज रुकवाया और उसके वजह से उन्हें गैंग रेप झेलना पड़ा. Now that became one of the most heinous crimes against humanity and was the first time in a very shocking way even international media ने भी इसे हाईलाइट किया. इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस पास किए जो ये बताता है, और जो विशाखा गाइडलाइंस आज भी हमें वुमेन सेफ्टी एट हर वर्क प्लेस के गाइडलाइंस बताता है. एंड दैट गिव अस सम rights from the state as far as women security at the workplace is concerned. भवरी देवी केस अपने आप में सरकार को गिराने के लिए भी काफी था. But anyways, 1993 इंडिया में इक्विटी का कल्चर आ गया था. शेयर मार्केट्स तो 1991 में ही आ गए थे, लेकिन अब इंडियन कंपनीज भी शेयर मार्केट से पैसा बना सकती थी. ऐसा एग्जाम्पल हमें इन्फोसिस से मिल रहा था. बेंगलुरु की एक छोटी नॉन डिस्क्रिप्ट आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी ने अपने आप को जब स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया, मैंने स्पेसिफिकली शेयर प्राइसेस तभी के और आज के बताए हैं. जब वो लॉन्च हो रही थी 1993, इसके शेयर प्राइसेस थे 95 रुपीज और आज के डेट में, यानी कि कल के, वाइल रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, कल के प्राइसेस है 1372. Infosys growth story is also the growth story of India's liberalization. Narayan Murthy, Chris Gopalakrishnan, Nandan Leelankani, these were some of the architects of new India, new liberalized India. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला मोबाइल कॉल किसने किया था? This is one of the most interesting facts and my personal favorite in independent India's history. 1995 की ये बात है. इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर थे सुखराम और उन्होंने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, तभी के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु को फोन किया था. ज्योति बसु और सुखराम के बीच हो रही ये बात
इंडिया की सबसे पहले मोबाइल कॉल थी और इसी के साथ साथ इंटरनेट भी आ रहा था। आपको जान के हैरानी होगी कि फर्स्ट टाइम इंटरनेट 9.6 kbps के स्पीड से आता था और आपको 250 घंटे के लिए 5,000 रुपए देने चाहिए थे। देन योर इंटरनेट कनेक्शन वुड हैव वर्कड। But anyways, that was the small baby steps we were taking in the telecom revolution that we have at this point of time. आज data penetration और data availability के मामले में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ा हुआ है। And that journey we started with a small mobile call in 1995. आगे बढ़ते हैं। मायावती, जी हाँ, इसी 1995 में 3 जून को मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे पहली दलित महिला सीएम बन रही थी under the guidance of Kashiram ji. But anyways, that was the Dalit or if I would say caste associations in Indian politics. 1998 में हम वापस एक न्यूक्लियर शक्ति बन रहे थे। जी हाँ, 11 से 13 मई के बीच हमने 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए और इंडिया showed to the world that it has nuclear deterrence. इंडिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया गया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर देख रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की और फ्यूचर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की। एनीवेज, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के चीफ हुआ करते थे, इसीलिए वो यहां पर उनके साथ खड़े थे बतौर साइंटिस्ट बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन। 1999 में 2 घटनाएं होती हैं। कारगिल तो होता ही है, हम सब कारगिल जानते हैं, लेकिन कारगिल से पहले लाहौर जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की लाहौर की यात्रा 19 फरवरी को हो रही थी और जैसे ही लाहौर की यात्रा खत्म होती है मई को, परवेज मुशर्रफ की सेना जो है या पाकिस्तानी आर्मी जो है अपने प्रॉक्सीज को भेजती है और करगिल में इन्फिल्ट्रेट करती है इन ऑर्डर टू कट द बाउंड्रीज टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। नॉट जस्ट दैट, 1999 was not that a good year for us. दिसंबर में ही उसी साल हमने ऑपरेशन विजय के थ्रू तो करगिल को हासिल जरूर किया, लेकिन उसी से और ज्यादा चिढ़कर पाकिस्तान वापस अपने प्रॉक्सी एजेंडास अपना रहा था। IC 814, IA 814 इंडियन एयरलाइंस 814 जो नंबर थी वो शायद बहुत लोगों को याद है। It was the name of or the number of this particular plane which was hijacked on its way. कांदाहार में हाईजैकिंग हुई और बहुत सारे टेररिस्ट्स को इसके बदले छुड़ाया गया। आगे की बात 2000, इंडियाज न्यूक्लियर कोल्ड एंड्स, हमारी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म होती है। क्लिंटन भारत आ रहे थे एंड देयर वाज क्लिंटन फीवर इन दिल्ली। सब लोग क्लिंटन से मिलना जुलना चाहते थे। एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था। यूएस अब ये वर्ल्ड को बता रहा था कि इंडिया का पास न्यूक्लियर डेटरेंट होने का मतलब यही है कि इंडिया ओवर्टली से यूज नहीं करना चाहता, लेकिन अपने हॉस्टाइल नेबर्स के साथ यानी कि अपने तंग नेबर्स जैसे पाकिस्तान और चाइना, उनके लिए तो कम से कम डेटरेंस रखना ही चाहता है। नाउ इंडिया ऑल्सो वेलकम्ड इन 2000 नॉट जस्ट बिल क्लिंटन बट इट्स बिलियंथ बेबी। हमने अपने 100वें करोड़ 100 करोड़ बेबी को वेलकम किया। दैट वाज ऑन 11th of May। आस्था अरोड़ा नाम की एक लड़की पैदा होती हैं 5:06 में सुबह सफदरजंग के अस्पताल में और वो इंडिया की बिलियंथ बेबी बन रही थी। आज हम वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंड वी कीप ऑन काउंटिंग। That is not just about population, but that is also about our demographic dividend. आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट अटैक 2001 में 9 lives were lost। 13th of December पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर चलती ही रही। साथ ही साथ हम भी आगे बढ़ते रहे। दिल्ली को नया मेट्रो मिल रहा था, लेकिन भारत वापस कहीं ना कहीं कम्युनल फ्रेंजी में जुड़ा हुआ था। गोधरा में राइट्स हो रहे थे बिकॉज गोधरा यानी कि गुजरात से अयोध्या जाने वाली ट्रेन्स में आग लगा दी गई थी एंड मेनी पिलग्रिम्स वर बर्न्ड अलाइव। इसके बाद बहुत सारी कम्युनल फ्रेंजीज भी होती है, लेकिन 2004 में इंडियन पॉलिटिकल शिप, इंडियन पॉलिटिकल इफ आई वुड से मैप टेक्स अ ह्यूज टर्न। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की सरकार दूसरी बार जीत कर नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस एक सरप्राइज देती है। कांग्रेस under a large coalition called UPA becomes victorious और विक्ट्री होने के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकरा देती हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मनमोहन सिंह, जो एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे अंडर
नरसिम्हा राव। वाजपेयी गवर्नमेंट इसके बाद वाजपेयी जी के अंदर नहीं, मोदी जी के अंदर आएगी, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट। बट इसके बाद 2005 में यू हैड वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिमेट्री कमिंग अप। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में ये सबसे बड़ा बदलाव था कि आरटीआई, एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आ रहा था 2005 में, जो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के हक में था। 2007 में हमने राष्ट्रपति भवन में अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट को भी वेलकम किया। द नेम इज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बट उसी साल के बाद 2008 में 26 नवंबर को घटना होती है लश्कर-ए-तोयबा की मुंबई में। The most important iconic installations of Mumbai were under attack. That was the most dastardly terrorist attack that we have seen in India. बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है and that is still not forgotten. 2010 में RTE बिल पास होती है, राइट टू एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क एक्ट्स, जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे रहा था। बट 2012 में हमने अपनी लड़कियों को फेल कर दिया। जी हाँ, द निर्भया रेप केस दैट हैपेंड इन दिल्ली shook the nation so much that दिल्ली की सरकार भी अंडर शीला दीक्षित was mulling to look over resignations। बहुत सारे सवाल और जवाब हुए थे। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी और दिल्ली गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, और ऐसे में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होना, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट एवरीबडी वेंट थ्रू। एवरीबडी फेल्ट द पेन ऑफ दिस हेल्पलेस गर्ल who underwent such traumatic experience। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपका भी हक है सिलेक्ट होने का। RTE is the right to education, but what about right to get selected, right? आपने अगर देखा है ये सपना that you have to clear your civil services, so you have a right, and how do you exercise this right? हम नहीं चाहते कि दिल्ली आपसे दूर हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली में आकर महंगी कोचिंग्स में महंगे फीस देना आपके लिए एक रोड ब्लॉक बने। तो आप अपना राइट इसके थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट स्टडी IQ हैज बॉट द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर यू। सारे ऑप्शनल्स टिल 15th of August जो हमारी सेल चल रही है आर अवेलेबल टू यू एट दिस हेवी डिस्काउंटेड प्राइस। इससे कम डिस्काउंटेड प्राइस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन डिस्काउंट का ये मतलब नहीं है कि हम क्वालिटी में कतई फर्क कर रहे हैं। ऑल द ऑप्शनल्स, वेदर यू वांट टू चूज मैथ्स और यू वांट टू चूज ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी और एंथ्रो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू at the most lucrative prices, बशर्ते आप यूज करेंगे कोड ASHLIFE। मैंने आपको P2I बैचेस के बारे में बताया था, that was the मेंस GS स्टडी ग्रुप। तो हम GS के लिए तैयारी करवा रहे थे, बट यहाँ पे ऑप्शनल्स के लिए भी आप चूज कर सकते हैं। हिंदी लेना चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, फिलोसफी तो फिलोसफी। PSIR is the most favored one nowadays. You can take any optional that you choose, including history, right? So that is way ahead कि आप जो भी किसी भी ऑप्शंस को चूज करना चाहते हैं, we are there for you to help you, because you know the right to get selected is also your right, although it is not written in your constitution, but it's written with us at our heart and study IQ, right? So use that। 2014 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन सबसे पहले करते हैं 27 मार्च से बात। पोलियो फ्री हो रहा है इंडिया, भारत पोलियो फ्री हो रहा है। पल्स पोलियो प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट ठप्पा लगा के दे दिया कि भैया अब पोलियो एंडेमिक नहीं है। नॉट जस्ट दैट, उसी के बाद 2014 में बीजेपी कम्स टू पावर अंडर अ न्यू लीडर। यू नो द नेम ऑफ दैट लीडर, मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी टेक्स ओथ अंडर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एंड अ न्यू गवर्नमेंट स्टार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी, और आप सब जानते हैं कि अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक नए जनरेशनल लीडर के साथ आ रही थी। आगे की बात, 2015 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को हटाकर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार नीति आयोग को लाती है। दैट वाज सीन एज गेटिंग अवे फ्रॉम द लेगेसीज ऑफ नेहरू। प्लानिंग कमीशन नेहरू के समय पे ही आया था, लेकिन इसी के साथ साथ एक और रीजनल पार्टी का भी जन्म हो रहा है। आप जो 2013 से इंडियन पॉलिटिकल सीन में थी, उसने सबसे पहले लॉन्ग टर्म सरकार 2015 में दिल्ली में बनाई थी। एक इलेक्टोरल सक्सेस अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था। उसी के बाद 2016 में आता है एक रेवोल्यूशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक इंडस्ट्रीज। सबसे पहले मार्च 11 में 2016 में आधार एक्ट पास होता है अंडर मनी बिल। उसके बाद इंडिया डीमोनेटाइज होता है नवंबर में। 500 और 1000 रुपए के नोट्स डीमोनेटाइज कर दिए गए। इसी की वजह से यू हैड रैपिड चेंज इन द वे पीपल टेक एंड रिसीव मनी। आप पैसा कैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं।
आज सबके पास पेटीएम या गूगल पे या फोन पे या हजारों वॉलेट बेस्ड एप्स हैं। जो ट्रांजिशन सबसे ज्यादा फास्ट हो रहे थे 2016 में ही। 2016 में ही हमने सितंबर में देखा उरी में हमला, और उसके बाद इंडिया की रिटेलिएटरी अटैक ऑन 29th ऑफ सितंबर। सबसे पहले उरी में हमला होता है अगेन बाय प्रॉक्सीज, और 29th ऑफ सितंबर को हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं पाकिस्तान पे। दैट वाज द फर्स्ट ओवरटली डन, खुले में चैलेंज करके किया गया सर्जिकल स्ट्राइक्स। 2017 में जीएसटी भी लॉन्च होती है, वन नेशन वन टैक्स की फिलॉसफी 1 जुलाई को 2017 में लॉन्च होती है। और इसरो भी उसी साल रिकॉर्ड बनाता है 104 सैटेलाइट्स एक साथ स्पेस में छोड़कर। दिस इज स्टिल अनबीटन। बट इन 2018 we gave justice to the LGBTQ population in India. सेक्शन 377 जो गे सेक्स को क्रिमिनलाइज करती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने रद्द कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन गेव डिग्निटी टू LGBTQ पीपल। आगे 2019 में हमने जम्मू कश्मीर के साथ हो रहे लेगेसी इशू को रिजॉल्व किया। आर्टिकल 370 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिवोक्ड दैट गेव टेम्पररी स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इट वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, एंड लद्दाख वाज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। दैट सॉल्व्ड और दैट इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली, जो एक प्रोसेस 1948 से चला आ रहा था। फर्स्ट कोविड केस भी हमने देखा 2020 में ही। 27 जनवरी को सबसे पहला कोविड केस आता है, और उसके लगभग 2 साल तक हम कोविड से जूझते हैं। द डिजीज स्टार्ट्स इन इंडिया। और यही टाइम था जब इकोनॉमी, एजुकेशन, वेरियस सेक्टर्स काफी बंद गए, लेकिन चैलेंज हमने हेड ऑन लिया। 2021 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना यही है कि हमने कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी को ही शुरू कर दिए, यानी कि 2020 में हमें सबसे पहला पेशेंट मिला। वी टुक, एंड द वर्ल्ड ऑल्सो टुक, ऑलमोस्ट 1 ईयर टू चैलेंज दिस। वैक्सीनेशंस शुरू हो जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक ये लीड लेते हैं। आज मार्च 2023 तक हमने 2.2 बिलियन डोज भारत में दे दिए हैं। दिस इज द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स दैट वी हैव डन। In 2022, India welcomed its first tribal president. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पहली ट्राइबल महिला बनकर वापस। शायद सिद्धू और कानू और शायद सांथाल्स या शायद उन सारी आदिवासी नेताओं को या आदिवासी लीडर्स को एक राइट या एक एसोसिएशन का भाव मिला होगा जब उन्हीं की बेटी आज उठकर भारतीय गणराज्य की प्रेसिडेंट बन रही थी। एक लॉन्ग स्ट्रगल जिसकी सिंबोलिज्म श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बताती हैं हमें। एंड फाइनली 2023 की बात है, इंडिया G20 को लीड कर रहा है। जी हाँ, वी टुक द प्रेसिडेंटशिप फ्रॉम इंडोनेशिया, एज यू कैन सी इट हियर, एंड इंडिया इज गोइंग टू होस्ट एंड इज होस्टिंग, by the way, the G20 meetings. And this is what the saga of independence tells you, कि हम काफी उतार और चढ़ाव के बाद आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको भी काफी उतार और चढ़ाव के बाद अपनी गोल मिलेगी, राइट? हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी काफी आसान हो। कैसे आसान होगी? जब आप यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ करेंगे स्टडी IQ में। टेक एनी कोर्सेज यू वांट, टेक एवरी कोर्स दैट यू वांट। आपके लिए प्राइजेस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके लिए कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप दिल्ली आना चाहें तो भी आप इसी प्राइजेस में आएंगे। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, आपको मेंटर्स दिए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स के नोट्स दिए जाएंगे, डेली हैंड रिटन क्लासेस दी जाएंगी। द होल आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट टू गेट सिलेक्टेड, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम ID हियर। I'll be personally taking your history lectures, तो आप हिस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, या इन जनरल यूपीएससी से जुड़े हुए कोई भी सवाल, I'll be more than happy to answer it. Thank you for watching it. My name is Ashish. Keep watching Study IQ. Keep working hard. जय हिंद। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।